अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और फिर हम फर्दर कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूज़र प्रोफाइल मॉडल से स्टार्ट किया था। इसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि जब भी हमने किसी पर्सन के लिए या किसी एंड यूज़र के लिए जब हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके प्रोफाइल का पता होना चाहिए कि वो किस एज की क्लास से बिलोंग करता है, उसका कौन सा जेंडर है और उसकी एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है और उसके अलावा उसकी मोटिवेशन कितनी है, उसको जो है इस सिस्टम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने इन यूज़र्स को 3 कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड किया था। तो पहली कैटेगरी थी नॉइसेस की। नॉइसेस में जो पर्सन्स होती हैं उनका जो सिंथेटिक नॉलेज होता है टूवर्ड्स द सिस्टम बहुत कम होता है। तो सिंथेटिक नॉलेज क्या होता है कि यूज़र ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो टेक्स्ट को इतना समझते नहीं हैं, लेकिन सिमेंटिक नॉलेज उसका एप्लीकेशन के बारे में बेहतर होता है। तो सिमेंटिक नॉलेज क्या होता है कि ओवरऑल सिस्टम के बारे में जो है उसकी नो हाउ वो बेहतर होती है। दूसरी कैटेगरी में हमने डिस्कस किया था कि दूसरी कैटेगरी में हमारे पास नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं और इंटरमिटेंट यूज़र्स होते हैं। ये इंटरमीडिएट से वर्ड निकला हुआ है, इंटरमिटेंट। ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनका सिमेंटिक नॉलेज भी रीजनेबल होता है और सिंथेटिक नॉलेज भी कंपैरेटिवली नॉइसेस की एज़ कम्पेयर टू नॉइसेस बेहतर होता है। और थर्ड कैटेगरी वो पर्सन्स की होती है जिनको हम सुपर यूज़र भी कहते हैं या पावर यूज़र भी कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली जो है सिस्टम को यूज़ करने वाले होते हैं। इनकी एजुकेशन भी बेहतर होती है, इनका सिंथेटिक नॉलेज भी अच्छा होता है और सिमेंटिक नॉलेज भी बेहतर होता है। तो हम यूज़र के प्रोफाइल को क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उसी लिहाज से ही बनाना है। ये हमने डिज़ाइन मॉडल देखा था कि इसकी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि जब हम फाइल को क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए। तो ये पहले से ड्राइंग हम कर लेते हैं ताकि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाए। फिर हमने डिस्कस किया था इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या होता है? ये बेसिकली लुक एंड फील होती है कि आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कितने अच्छे तरीके से है, उसकी कितनी अच्छी इंट्यूटिव नेचर है। उसकी हमने एग्जांपल दी थी कि फ़ेसबुक को अगर देखें तो बिलियंस ऑफ पर्सन्स इस्तेमाल करते हैं और उन तमाम पर्सन्स को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका इंट्यूटिव नेचर ऐसी होती है कि उसके आइकन्स को देखते ही समझ आ जाता है कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी होगी। ना ही उसको किसी ट्यूटोरियल को पढ़ने की ज़रूरत होती है किसी एक लेमैन को, और ना ही उसको किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके इसके बारे में पूछने की ज़रूरत होती है। चूँकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इतना इंट्यूटिव नेचर का होता है, उसकी लुक एंड फील इतनी अच्छी होती है कि लोग अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। उसके अलावा हमने देखा था कि यूज़र्स मेंटल मॉडल क्या होता है। कि यूज़र मेंटल मॉडल वो होता है कि सिस्टम की एक पिक्चर हर यूज़र के ब्रेन में एक बनी होती है, उसको हम यूज़र्स मेंटल मॉडल कहते हैं। और बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम, अगर आप उस यूज़र के मेंटल में जो बनी हुई तस्वीर है उससे मिलता जुलता अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना देते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बहुत ज़्यादा सक्सेस है। आज हम डिस्कस करेंगे यूज़र इंटरफेस एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द यूज़र इंटरफेस, कौन कौन से इस वक्त यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स हैं। टू परफॉर्म यूज़र इंटरफेस एनालिसिस the practitioner needs to study and understand 4 elements। मतलब कि अगर हमने यूज़र इंटरफेस के जो एलिमेंट्स हैं अगर हमने उसको डिस्कस करना है तो हमें 4 एलिमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा। द यूज़र्स हु विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू द इंटरफेस,
तो पहली चीज़ जो सबसे पहली जो चीज़ होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, हम स्टडी करते हैं उन यूज़र्स के बारे में जिसने हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करना है। द टास्क दैट एंड यूज़र्स मस्ट परफॉर्म टू डू देयर वर्क, कि उन तमाम यूज़र्स ने कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कौन कौन सा काम उसने उस सिस्टम के थ्रू लेना है, उसको हम लिस्ट डाउन करते हैं। द कंटेंट दैट इज़ प्रेजेंटेड एज ए पार्ट ऑफ इंटरफेस, अब आपके इंटरफेस के ऊपर कौन सा कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर वर्ड है कंटेंट, कंटेंट का मतलब टेक्स्ट भी होता है, कंटेंट का मतलब वीडियो भी होता है, कंटेंट का मतलब ऑडियो भी होता है। तो जब हम कंटेंट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कंटेंट का मतलब है टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं। द वर्क इन्वायरमेंट इन विच दीज टास्क विल बी कंडक्टेड, अब यहाँ पर जो फोर्थ एलिमेंट है वो है वर्क इन्वायरमेंट, कि आपके एंड यूज़र ने किस इन्वायरमेंट में बैठ के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को ऑपरेट करना है। वैसे तो ये एक एलिमेंट बहुत नेग्लिजिबल लगता है, हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन आगे जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि वर्किंग इन्वायरमेंट कितना रोल प्ले करता है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को डिज़ाइन करते हुए। सबसे पहले हम यूज़र एनालिसिस कर लेते हैं कि जिन्होंने आपके सिस्टम को इस्तेमाल करना है। द एनालिस्ट strives to get the end user's mental model and the design model to coverage by understanding, तो यहाँ पर हम मेंटल मॉडल की बात करते हैं और डिज़ाइन मॉडल की बात करते हैं। तो मेंटल मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जो कि यूज़र अपने ब्रेन के अंदर बनाता है, एक ऐसा स्केच बनाता है। जैसे आप अगर किसी दूसरे सिटी में अगर आप जाने लगे हैं और आपने अभी आप कभी भी उस सिटी में नहीं गए हुए, तो आपकी जो ब्रेन है वो एक जो है वो स्केच खींचेगी कि जो जिस शहर में हम जा रहे हैं उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेगी कि वो शहर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, वो आपकी ब्रेन में एक इमेज बन जाता है। और डिज़ाइन मॉडल वो होता है जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं, और यूज़र्स मेंटल मॉडल वो होता है जो कि एंड यूज़र अपने ब्रेन में जो है वो क्रिएट करता है सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले। द यूज़र्स देमसेल्व्स हाउ दीज पीपल यूज़ द सिस्टम, तो पीपल ये मेंटल मॉडल के बारे में ही उन्होंने बताया है। इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूज़र इंटरव्यूज़ विद द एंड यूज़र्स, अब अगर तो यूज़र्स मेंटल मॉडल आपके डिज़ाइन मॉडल से जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है उसके करीब तरीन होगा तो आपका सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल होगा एंड यूज़र्स के लिए। लेकिन अगर वही सिस्टम जो है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, फ्लॉ आ जाएगा, तो फिर आपके सिस्टम क्यों ना इतना अच्छा हो, एंड यूज़र जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यूज़र के मेंटल मॉडल तक पहुँचने के लिए हमें कौन कौन से ऐसे जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम यूज़र के ब्रेन में किस तरीके से जो वो एक सिस्टम का एक इमेज बना हुआ है हम कैसे उस तक पहुँचेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि यूज़र्स इंटरव्यूज़ विद द एंड यूज़र्स, कि आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप उनसे ओपिनियन लेते हैं कि आप जो सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए। और इसमें जो प्रोटोटाइप हमारा प्रोसेस मॉडल है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि यूज़र के सामने सिस्टम होता है तो वो फौरी तौर पे बताता रहता है कि इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बटन्स की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, मेन्यूज़ किस तरीके से होने चाहिए। तो इंटरव्यूज़ के थ्रू और प्रोटोटाइप्स के थ्रू, स्पेशली प्रोटोटाइप्स के थ्रू यूज़र से हम काफ़ी ओपिनियन ले लेते हैं कि जो सिस्टम है वो किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। सेकंड जो हमें ओपिनियन मिलती है वो मिलती है सेल्स इनपुट फ्रॉम द सेल्स पीपल हु इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स एंड यूज़र्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जो सेल्स पर्सनस होते हैं दे आर वेरी की पर्सनस, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि
जो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो आपके जो सेल्स पर्सन्स होते हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद द ग्रॉस एंड रूट लेवल। वो उन तमाम पर्सन्स को जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं जिन्होंने आपके सिस्टम को फॉर एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करना है। तो सेल पर्सन से भी आपको काफ़ी ओपिनियन मिल जाती है कि यूज़र्स मेंटल मॉडल किस तरीके का होगा। Marketing input based on a market analysis to understand how different population segment might use the software। यहाँ पर मार्केटिंग पर्सनल्स के लिए से भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग की होती है सेगमेंट्स में, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स पार्ट तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिलीवर किया होता है। उनको उन यूज़र्स के कुछ नेचर का भी पता होता है कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मार्केटिंग पर्सनल से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन हो सकती है। Support input from the support staff who are aware of what works and what does not work, what users like and dislike, what features generate questions and what features are easy to use। तो हमारा जो सपोर्ट का पर्सन होते हैं, यानी कि जो कस्टमर सपोर्ट होते हैं, वहाँ पर अमूमन कस्टमर्स अपनी कंप्लेन के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो आते हैं। तो जो हमारे सपोर्ट के पर्सन्स होते हैं उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस आपके सॉफ्टवेयर के किस फीचर के अंदर जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं जो आसानी से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट का पर्सन जो है वो ऑलरेडी डील कर रहा होता है डिफरेंट आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स को भी डील कर रहा होता है। तो मोर और लेस आपका भी सॉफ्टवेयर जो है उससे मिलते जुलते ही फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो सपोर्ट पर्सनल से भी आपको काफ़ी जो है वो फीडबैक आपको मिल जाता है। A set of questions should be answered during the user analysis। तो हमारे पास एक लंबी चेकलिस्ट होती है कि हम इस चेकलिस्ट के थ्रू जो है ये क्वेश्चनियर है, इन क्वेश्चनियर से हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आर द यूज़र्स ट्रेन प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रिकल और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपके जो प्रोफेशनल्स हैं क्या वो उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है टेक्नीशियंस की या क्लर्क की या मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की, किसी भी किस्म की ट्रेनिंग। लाइक आप ये समझ लें कि किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की क्या पहले से कोई ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, क्योंकि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग देते हैं तो वही ट्रेनिंग दूसरे सॉफ्टवेयर्स जो अपकमिंग होते हैं, जो इससे मिलते जुलते हैं, उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि वही पर्सनल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि मेन्यू की क्या प्लेसमेंट है और बटन्स की क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। उससे मिलता जुलता एक और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। व्हाट लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डज द एवरेज यूज़र्स हैव। तो आपके जो एंड यूज़र्स हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन भी मैटर करती है। अगर आपके यूज़र्स की क्वालिफ़िकेशन अगर कम है तो आपके लिए मुश्किल होगा कि इंग्लिश में सपोर्ट देना। अगर इंग्लिश में बटन्स के नेम्स लिखे हुए हैं, फंक्शनैलिटीज़ के नेम्स हैं, लिंक्स के नेम्स इंग्लिश में दिए हुए हैं और टेक्निकल इंग्लिश जो है उसमें इस्तेमाल हो रही है, तो आपके एग्जिस्टिंग एंड यूज़र्स जो होती हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम होती है वो कभी भी आपको फ़ीडबैक नहीं देते कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो फ़ील करते हैं कि अगर वो ये कहेंगे कि जी हमें इंग्लिश नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो अपने आप को लेट डाउन फ़ील करेंगे। तो इसलिए वो खामोश रहना बेहतर समझते हैं कि इंस्टेड के वो फ़ीडबैक दें। तो आप पहले ही जो है वो उसकी एजुकेशन का स्टेटस जो है वो पहले ही अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपके एवरेज यूज़र्स की जो फॉर्मल एजुकेशन है, लेट्स सपोज वो मैट्रिक है, तो आप कोशिश करें कि उर्दू में जो है उस सॉफ्टवेयर की सपोर्ट कर दें, यानी कि बटन्स के नेम्स। जो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके यूज़र्स जो है वो अगर आपके जो यूज़र्स हैं
अगर कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी है और बाकी एवरेज यूज़र्स काफ़ी हैं जिनकी एजुकेशन कम है, तो फिर आप कस्टमाइजेशन ऑफ़र कर देते हैं कि 2 लैंग्वेजेस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो अच्छे यूज़र्स हैं, अच्छी क्वालिफ़िकेशन के साथ हैं, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट, आप इंग्लिश में इंटरफ़ेस बना सकते हैं। और यहीं पे ऑप्शन होगी उन तमाम पर्सन्स की जो कि एवरेज प्रोफेशनल्स हैं, एवरेज उनकी एजुकेशन है, तो वो उर्दू में उसकी सपोर्ट हो सकती है। Are the users capable of learning on their own from the written materials or have the expressed a desire for classroom training? तो यहाँ पर हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि जो हम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे हैं तो उसके साथ हम एक मैनुअल भी जो है वो सबमिट करवाते हैं, तो मैनुअल के थ्रू ही वो लर्निंग कर लेंगे कि क्या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अमूमन लोग जो ट्यूटोरियल्स होते हैं या मेन्यू, ये हमारे पास मटेरियल जो हम सॉफ्टवेयर के साथ देते हैं, तो उनको कम ही लोग रीड करते हैं। ज़्यादातर जो है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर द यूज़र एक्सपर्ट टाइपिस्ट और आर द कीबोर्ड फोबिया? तो यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो टेक्निकल नॉलेज, जिनका कंप्यूटर का नॉलेज कम होता है, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द कीबोर्ड। अमूमन कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो लेटर्स होते हैं, तो उन लेटर्स को ढूंढना और प्रेस करना इट इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर दैट यूज़र्स। तो उनके लिए फिर हमें माउस की सपोर्ट रखनी पड़ती है। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कीबोर्ड फोबिया भी होता है, तो फिर आपने अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में कीबोर्ड की जो सपोर्ट है वो कम से कम करनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कीबोर्ड की सपोर्ट कैसे हम कम कर सकते हैं। हम इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, कीबोर्ड की जो है वो सपोर्ट कम इस तरीके से कर सकते हैं। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो इस्तेमाल करें, जो बजाय के वो कीबोर्ड के थ्रू डेट को इंसर्ट करें, वहीं पे ही आप जो है एक बनाया पहले से ही एक कैलेंडर हो जिसको क्लिक किया जाए और उसी में से ही सिलेक्ट कर लिया जाए कि कौन सी डेट है, वो उसको ट्रिगर करवा दिया जाए। तो इस तरह कीबोर्ड की जो सपोर्ट है वो कम से कम हो जाती है। ऑब्वियसली जब पासवर्ड जो है अगर टाइप करना है तो वो भी पासवर्ड जो है वो तो कीबोर्ड के थ्रू ही टाइप किया जा सकता है, लेकिन हम इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में बायोमेट्रिक्स की भी ऑप्शन दे सकते हैं ताकि कीबोर्ड की जो सपोर्ट है वो कम से कम हो सके। व्हाट इज़ द एज रेंज ऑफ द यूज़र कम्युनिटी? तो यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि किस एज ग्रुप से आपके जो एंड यूज़र्स है वो बिलोंग करते हैं। अगर ज़्यादा एज के हैं यूज़र्स, जैसे क्लर्क हैं तो 35 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, तो फिर आपको आइकन्स बड़े जो है उनकी जो है सपोर्ट देनी पड़ेगी। ज़्यादातर लेटर्स को बोल्ड रखना पड़ेगा क्योंकि आई साइट की काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है 35-40 ईयर्स के बाद। आप छोटे आइकन्स को फिर अवॉइड करते हैं कि उसमें आप ऐड करें। विल द यूज़र्स बी रिप्रेजेंटेड प्रीडोमिनेटली बाय वन जेंडर? तो ये तो नहीं है कि आपके एंड यूज़र्स में एक जेंडर सबसे ज़्यादा है। हो सकता है मेल सबसे ज़्यादा हो सकता है फीमेल सबसे ज़्यादा हो। लेट्स सपोज अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें फ़ीमेल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फ़ीमेल से रिलेटेड फिर आप कलर स्कीम जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज उसमें नहीं देते। और अगर मेल ओरिएंटेड है तो फिर ज़ाहिर है आप थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उसमें ऐड कर देते हैं। कलर स्कीम भी आप उसी तरीके से रखते हैं। हाउ आर द यूज़र्स कंपनसेटेड फॉर द वर्क दे परफॉर्म और दे वॉलंटियर्स? तो आपका जो सिस्टम है उसको वैल्यूएट करने के लिए क्या लोग अवेलेबल होंगे या कोई वॉलंटियर्स अवेलेबल होंगे? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू द यूज़र्स वर्क नॉर्मल ऑफिस आवर और डू दे वर्क whenever the job is required? दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप के प्रॉपर जॉब आवर्स हैं।
अगर जॉब आवर्स हैं तो ज़ाहिर है डे टाइम में आपके जॉब आवर्स होंगे, तो डे टाइम में वैसे भी लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर आप कलर स्कीम भी उस लिहाज से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स के नेचर होते हैं कि जी आपके जो यूज़र्स हैं वो किसी भी वक्त जो है वो टास्क ओरिएंटेड रात को भी कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, तो फिर आपको कलर स्कीम उस तरीके से रखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज़ द सॉफ्टवेयर टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क यूज़र डू और विल इट बी यूज ओनली ओकेजनली। तो क्या आपका जो सॉफ्टवेयर आप जो बनाने जा रहे हैं वो कभी कभार इस्तेमाल होना है, या वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक इंटरनल पार्ट होगा। तो अगर ओकेजनली इस्तेमाल होना है तो फिर आप उसको उस लिहाज से जो है वो डिज़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज अमंग द यूज़र्स। तो इसको भी हमने पहले से भी डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि अमूमन लोग किस लैंग्वेज में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, क्या पंजाबी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, किस तरीके से आप करते हैं। तो कोशिश करें कि जो उनकी लैंग्वेज है आप उसी को ही आप करें। अगर आप सिंध में जाएं तो सिंध में जो एटीएम्स हैं, एटीएम्स में काफ़ी आपको सपोर्ट मिल जाती है सिंधी लैंग्वेज की, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिंधी लैंग्वेज जो है वो की जाती है, बोली जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप अपने सॉफ्टवेयर को एवेलुएट करते हैं। What are the consequences if the user make mistakes using the system? तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके यूज़र ने कोई मिस्टेक कर ली है तो सिस्टम उस मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपका सिस्टम कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उस मिस्टेक को अनडू किया जा सके, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना हो सके। आपने अपने सॉफ्टवेयर की जो सोर्स कोड है वो हाइड रखना है। आपने अपने सॉफ्टवेयर की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है या टेक्निकल डिटेल है वो भी हाइड रखनी है कि कहीं जाके कोई भी यूज़र कोई गलती से कोई फ़ाइल को डिलीट ना कर दे। अगर वो फ़ाइल डिलीट हो जाती है तो आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे विंडोज़ में आप विंडोज़ की फ़ाइल्स जाके कई डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंपल्सरी फ़ाइल्स आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है। आर द यूज़र्स एक्सपर्ट्स इन द सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ एड्रेस्ड बाय द सिस्टम। तो क्या यूज़र्स जो है वो जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या वो उस डायरेक्शन में जो है वो एक्सपर्ट हैं या नहीं एक्सपर्ट हैं। डू द यूज़र्स वांट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट सिट्स बिहाइंड द इंटरफेस। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आ जाती है कि वो कहते हैं पीपल लाइक द चेंज बट रेजिस्ट द चेंज। लोग चेंज तो चाहते हैं लेकिन चेंज होना नहीं चाहते। तो अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपके जो एग्जिस्टिंग एंड यूज़र्स हैं, जो आपके एंड यूज़र्स हैं, क्या उनकी नेचर में ऐसा है कि वो नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर लें। अगर एक पर्सन को मैनुअली सिस्टम से अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो कंप्यूटर के ऊपर आते हुए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी एफिलिएशन उस मैनुअल सिस्टम के साथ है। अब आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम पे शिफ्ट करना, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम जब वो ऑप्ट करेगा तो उसको कुछ लर्न करना पड़ेगा और उसको अपनी रूटीन से हट के चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसको अपने जो पर्सनालिटी है उसमें से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी, उसमें से निकलना पड़ेगा। तो ये सारे लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, ये पैदा करनी पड़ती है। तो कैसे पैदा करेंगे? हम उनके साथ मीटिंग्स करेंगे और उनको कम्युनिकेट करेंगे कि जो मैनुअल सिस्टम आप 3 घंटे में करते हो, ये सिस्टम जो है वो आपको 15 या 20 मिनट में करके दे देगा। फिर सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है, आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करना है, उसके ऊपर उसको काम करके भी दिखाना है और फिर उससे भी काम करवाना है। जब उसको फील होना शुरू हो जाएगा कि जो काम मैंने 3 घंटे में करना है वो 10 मिनट में हो जाएगा,
फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी ज़रूरत बन जाएगी, उसको फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि ये जो सिस्टम है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आया, उसको तंग करने के लिए नहीं आया या उसको एलिमिनेट करने के लिए नहीं आया। तो इस लिहाज से फिर आपको अपने एंड यूज़र्स हैं उसको आपको ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, शिफ्ट करना पड़ेगा मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में। टास्क एनालिसिस एंड मॉडलिंग। टास्क का मतलब है जो आपने काम करना है। एनालिसिस ट्राइव्स टू नो एंड अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द यूज़र परफॉर्म इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, कि एक स्पेसिफिक टाइम में वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। द टास्क एंड सब टास्क दैट विल बी परफॉर्म एज द यूज़र डज द वर्क, वो कौन कौन से टास्क और सब टास्क होते हैं जो कि अमूमन यूज़र जो है वो ड्यूरिंग द वर्क करता है। द सीक्वेंस ऑफ द वर्क टास्क, उसके सीक्वेंस क्या है, पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क किस सीक्वेंस में है, उसका फ़्लो क्या है, उसकी हायरार्की क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी में जाएं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो पहला जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस हो रहा होता है वो चेक इन हो रहा होता है। तो चेक इन में क्या हो रहा होता है कि आपकी बायोमेट्रिक्स के थ्रू आपकी अटेंडेंस लग रही होती है। तो ये आपका एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है। यूज़ केसेस शो हाउ एन एंड यूज़र perform some specific work related tasks, enable the software engineers to extract the task objects and overall workflow of the interaction, helps the software engineers to identify the additional helpful features। तो आप के जो यूज़ केसेस हैं, जो स्टोरी हैं, जो हमने मिड टर्म से पहले हमने यूज़ केसेस पढ़े थे, हमने उसमें से देखा था कि यूज़ केस एक स्टोरी होती है जिसमें यूज़र जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है, किस सीक्वेंस में करता है, उसमें सक्सेसफुल सिनेरियो होता है, उसमें अल्टरनेट सिनेरियोज़ होते हैं। तो ये सारे सीक्वेंस को मिला के हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि एक पर्सन या एक एंड यूज़र जो है वो कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर रहा है, किस सीक्वेंस में कर रहा है, उसके सक्सेसफुल सिनेरियो क्या है और उसके अल्टरनेट सिनेरियोज़ क्या हैं। तो उनके पास एक लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से टास्क हैं, कौन कौन से सब टास्क हैं, उनमें सीक्वेंसिंग क्या है, किस सीक्वेंस में हो रहे हैं, उसकी हायरार्की क्या है कि सबसे पहले कौन सा टास्क होगा और उसके बाद फिर कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। इसमें आज के लेक्चर में लास्ट हमारा है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट जैसे ही हमारे जहन में आ जाए तो कंटेंट का मतलब हमारे पास होता है कि या वो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं, तो या कोई एनिमेशन भी हो सकती है। दीज आर द कंटेंट एनालिसिस। द डिस्प्ले कंटेंट मे रेंज फ्रॉम कैरेक्टर बेस्ड रिपोर्ट्स टू ग्राफिकल डिस्प्ले टू मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। अब हमारे पास कंटेंट कई टाइप के आते हैं सॉफ्टवेयर में। अगर लोअर लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है तो वो डिटेल कंटेंट होंगे, लेकिन अगर वही चार्ट जो है, वही इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट में लोग देखेंगे तो वो ग्राफिकली उसको देखेंगे, वो इतनी डिटेल से नहीं देखेंगे। हम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो ग्राउंड लेवल पे वो क्लर्क्स होते हैं या हमारे पास दूसरा स्टाफ होता है जिसके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कि जी टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट की क्या प्रोफाइल है, उसने कितनी फ़ीस दी हुई है, कितने सब्जेक्ट्स में पास है, कितने सब्जेक्ट्स में वो पास नहीं है और उसका CGPA कितना है, उसका स्टेटस क्या है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल पे होती है, लेकिन यही इन्फॉर्मेशन जब ट्रैवल करेगी टॉप मैनेजमेंट में, जैसे VC है, रजिस्ट्रार हैं, डीन है, तो उनको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती। उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने पास हुए हैं, कितनों ने फ़ीस दी है, कितनों ने नहीं फ़ीस दी, कितने एडमिशन्स हुए हैं, कितने हमारे पास सीट्स जो है वो खाली गई हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स प्लेस करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे दे, रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सके और ग्राफिकली डिस्प्ले भी कर सके। डिस्प्ले कंटेंट मे बी जनरेटेड बाय द कंपोनेंट्स इन अदर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन।
acquired from data stored in a database there is accessible from the application transmitted from system external to the application in question। तो ये जितनी भी हमारे पास डाटा होता है तो वो उसके लिए हमें फिर एक डाटाबेस जो है उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरेक्ट करता है, उसके साथ अटैच होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डाटाबेस में सेव होती है और उसी डाटाबेस से हम जो है फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। The format and aesthetics of the content as it is displayed by the interface need to be considered। तो एस्थेटिक सेंस का मतलब है कि आप कितने अच्छे तरीके से जो है कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि एस्थेटिकली हम अपने कंटेंट को अपने वेबसाइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। ए सेट ऑफ क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड ड्यूरिंग द कंटेंट एनालिसिस। तो इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ये नेक्स्ट क्लास में जो है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि ये कौन कौन से जो है कंटेंट एनालिसिस के जो है वो क्वेश्चंस हैं। आई डू होप कि आज के लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने यूज़र इंटरफेस एनालिसिस में फ़र्दर किन किन चीज़ों को आपने कंसीडर करना है।